हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ वीबीटी पार्ट 3। हमने वीबीटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा के टाइप्स, एसएस, एसपी, पीपी, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो भी इंपॉर्टेंस रह गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए एमसीक्यूज के हमारे से, या फिर जितने भी कुछ भी जो लिखा हुआ है बुक के अंदर, तो वो हम लोग देखेंगे। दिस इज़ फेडरल्स चैप्टर नंबर 2 और मे बी 3, या चैप्टर नंबर 3, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। वीबीटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इन्होंने वेस्पर थ्योरी को पहले डिस्कस किया है, वीबीटी को बाद में, पर हम लोग वीबीटी पहले, क्योंकि वीबीटी अगर आपको समझ में आ गया उसके बाद एमओटी, उसके बाद वेस्पर आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, वीबीटी पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद एमओटी। ठीक है, अगर आप एमओटी से बाद में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो तो एमओटी आपको समझने में दिक्कत होती है। सो मेक श्योर यू आर लर्निंग हाइब्रिडाइजेशन बिफोर एमओटी। एनीवेज, सो थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। ये थ्योरी दी थी गिवन बाय, ये थ्योरी दिया था लंदन एंड हिटलर ने। ठीक है, ये थ्योरी किसने दी थी? लंदन एंड हिटलर ने। फिर इसके ऊपर मज़ीद जो काम किया था वो, जस्ट अ सेकेंड, इसके ऊपर मज़ीद जो काम किया था वो पॉलिंग ने किया था। ठीक है, अगर आपको याद हो पॉलिंग्स एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जहाँ पे पॉलिंग कहते थे कि वो कहता है कि जो आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते कभी भी। ठीक है, सेम ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, जैसे पी है तो पी एक्स पी वाई पी जेड की एनर्जी सेम होगी। तो ये पॉलिंग्स एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल था कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। खैर, तो वीबीटी के ऊपर ऐसे में वीबीटी थ्योरी दी थी लंदन एंड हिटलर ने, लेकिन इसके ऊपर जो काम किया था, फर्दर इसको डेवलप किया था, वो किसने किया था? वो किया था पॉलिंग ने। ठीक है, ओवरलैपिंग होती है किसकी? पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स की वीबीटी के अंदर। ठीक है, ओवरलैपिंग 2 तरीके से होती है, एक होती है हेड टू हेड। ठीक है, हेड टू हेड के बहुत सारे और भी नाम हैं, जैसे कि हेड ऑन, एक्सियल, लीनियर। और दूसरी होती है हमारे पास पैरेलल, जिसे आप साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है उससे कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज डैश देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है? पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे जब आप, एक और थ्योरी है एमओटी करके, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहाँ पे आप लोग पढ़ोगे कि किस तरीके से वेव नेचर को इस्तेमाल करके हम लोग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अभी आई नो इट माइट बी कंफ्यूजिंग, अभी छोड़ दो इस स्टेटमेंट को। वहाँ पे आप पढ़ोगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो आपके पास ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो आपके पास एंटी ऑर्बिटल बनता है। तो खैर, अभी तो ये थ्योरी से बेस करती है इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के ऊपर। ठीक है, अच्छा, वीबीटी की अगर बात करो तो वीबीटी हमें बहुत सारी चीज़ें बता पाई थी और बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाई। जैसे फॉर एग्जांपल वीबीटी हमें क्या बताती है? वीबीटी हमें बॉन्ड एनर्जी बताती है, बॉन्ड एनर्जी बताती है, उसके बाद बॉन्ड लेंथ बताती है। ठीक है, शेप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताती है, कोवलेंट मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, मैं आप सारी चीज़ें लिख देती हूँ। ये हमें क्या बताती है? बॉन्ड एनर्जी। कि देखो, सिग्मा के पास एनर्जी कम है, पाई के पास एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, हमें बॉन्ड लेंथ बताती है, हमें शेप बताती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे याद रखिएगा कि हमें बताती है, देखो हमें ये बताती है सिग्मा के पास एनर्जी क्या होती है? कम होती है। पाई के पास एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख भी दूंगी कि द एक्सटेंट ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा? स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी। कोई भी चीज़ जो अनस्टेबल होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उनका न्यूक्लियस बड़ा अनस्टेबल होता है, इसी वजह से उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर ये स्टेबल है तो उसके पास एनर्जी कम होगी ना, इसमें सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? उल्टी हो जाएंगी। सही है, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली डिपेंड करती है स्ट्रेंथ पे। किसकी स्ट्रेंथ पे? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के ऊपर। सिग्मा के अंदर ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, पाई के अंदर ओवरलैपिंग कम होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है ना, उसमें हमारे पास होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, समझ लीजिए, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है। आप दो हाथ लीजिए, उंगलियों को आपस में, जो फिंगर्स उनको आपस में पेनिट्रेट करवाइए। ठीक है, तो उसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी ऑफकोर्स, क्योंकि अगर आप पाई बॉन्ड लोगे तो उन्हीं हाथों को पैरेलली पकड़ लीजिए एक दूसरे के साइड वाइज, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई चीज़ आप अंदर, बिल्कुल अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रही, इसीलिए सिग्मा के अंदर ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, पाई के अंदर ओवरलैपिंग कम होती है। आई होप अब कुछ सेंस बन रहा होगा इस बात का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमें वीबीटी क्या बताती है? हमें बॉन्ड एनर्जी बताती है, बॉन्ड लेंथ बताती है, शेप बताती है। चलो शेप तो बता दिया कि एस एस कैसे बनता है, एस एस ऐसे बनेगा, एस पी कैसे बनेगा, एस पी ऐसे बनेगा, पी पी कैसे बनेगा, पी पी ऐसे बनेगा। ये होती है हमारे पास क्या? शेप। चलो शेप बता दी, बॉन्ड एनर्जी बता दी, है ना भाई, बॉन्ड एनर्जी बता दी। सिग्मा के पास एनर्जी कम होती है, पाई के पास एनर्जी ज़्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ का क्या मतलब है? याद रखिएगा, दो न्यूक्लियस के दरमियान कोई भी एटम ले लो, ठीक है, कोई भी दो एटम ले लिया आपने, सेम एटम होने चाहिए ये, इन दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान में जो स्पेस होगा उसे हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और बॉन्ड लेंथ का आधा, द हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस फाइंड करने के लिए आप किसी भी एटम को, क्योंकि एटम को आप देखो रेडियस इसे बोलते हैं, न्यूक्लियस से लेकर सर्कमफेरेंस तक डिस्टेंस। अब क्योंकि एटम, आप एक अकेला एटम ले ही नहीं सकते, ठीक है, और उसका एक सर्टेन बाउंड्री नहीं होती, सर्कल की तो प्रॉपर सर्कमफेरेंस होता है, एटम का कोई सर्कमफेरेंस नहीं होता, और एटम को आप आइसोलेट ही नहीं कर सकते, एक सिंगल एटम आपको नहीं मिलेगा। तो आप क्या करते हो? आप दो एटम्स ले लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपने दो एटम्स ले लिया मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर, H2 ले लिया। याद रखिएगा वो होमो डायटोमिक फॉर्म होना चाहिए, होमो यानी कि सेम, डाई यानी कि दो, सेम दो एटम्स होने चाहिए। अब उन दोनों के दरमियान की जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसका आधा, वो हो जाएगा उस एटम का रेडियस, और जो फुल है इसको बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको भी फिल कर देते हैं, डेवलप बाय पॉलिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि हमें क्या बताता है? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और शेप ऑफ ऑर्बिटल। वीबीटी के अकॉर्डिंग कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवलेंट बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान बनता है जब दो एटम्स आपस में बहुत करीब आते हैं और उनके जो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो दूसरे एटम के पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या करते हैं? पेनिट्रेट होते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास इसी ओवरलैपिंग की वजह से बनता है एक कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस टर्म यानी कि ओवरलैप का मतलब पता है क्या होता है? पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनटू ईच अदर। इसका मतलब होता है कि जब दो ऑर्बिटल्स एक कॉमन रीजन शेयर करें, ठीक है, जैसे समझ लीजिए, ठीक है, अब ये क्या है? ये कॉमन रीजन है, कॉमन रीजन है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, जब दो चीज़ें आपस में एक कॉमन रीजन फॉलो शेयर करें उसे हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग हो गई इनके दरमियान में। अब यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, प्रॉपर्टीज लिखी हुई है वीबीटी की, इन्हें जल्दी से देख लेते हैं। अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, पार्शियली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड, एक ही बात है, ऑफ टू एटम्स। जो ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अच्छा याद रखिएगा वीबीटी के अंदर जो मैंने बताया था कि नो न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म, कभी भी एक नया एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होता। इसीलिए प्रॉपर्टीज जो है, जो आइडेंटिटी है, ठीक है, वो सेम रहती है। अगर H2 है तो वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टी सेम ही रखेगा, लेकिन कुछ आगे जाके ऐसी थ्योरीज आई थी जो कहती है नहीं, प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं होती। जैसे MOT जो है आप पढ़ोगे इसके बाद, तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, प्रॉपर्टी सेम नहीं रहती, क्योंकि उसके अंदर नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। यहाँ पे रीज़न क्या है क्योंकि आइडेंटिटी चेंज नहीं होती? इसका रीज़न ये है कि
मॉलिक्यूल, नया कोई मॉलिक्यूल नहीं बन रहा, सिर्फ मॉलिक्यूल्स की आपस में ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन कुछ नई चीज़ नहीं बन रही। प्रॉपर्टीज जब चेंज होती है जब आपके पास कोई नई चीज़ बन जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास दो ऑर्बिटल्स, उसमें याद रखिएगा हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन वो हमेशा क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे कि एक एच है 1s1 और एक एच है 1s1, तो यहाँ पे आप दोनों के पास क्या है, एस है, लेकिन अगर इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर क्लॉकवाइज है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, यानी कि ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, उसके बाद द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। इसका मतलब ये है कि जितना भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया था कि देखो ये क्या अनपेयर्ड है, ये चारों अनपेयर्ड हैं। लेकिन अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये पेयर्ड है, ये अनपेयर अनपेयर अनपेयर, ऐसे लोन पेयर बोलेंगे। ठीक है, जितना ही अनपेयर्ड होगा उतना ही नंबर ऑफ बॉन्ड बनेगा। इसके पास नाइट्रोजन के पास 1 2 3 अनपेयर हैं तो 3 बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन के पास 1 है तो 1 बॉन्ड बनेगा, कार्बन के पास 4 अनपेयर हैं तो 4 बॉन्ड बनेंगे। समझ में आ रही है? तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन है तो उसके पास 1, कार्बन है तो 4, नाइट्रोजन है तो 3। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अच्छा ये हो गया। इफ ओनली 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप, अगर 2 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड हमेशा कैसा होता है, सिग्मा। सही है। अगर तो एक बॉन्ड से ज़्यादा बनता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, क्योंकि देखो ना नाइट्रोजन के अंदर क्या है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये तीनों क्या है, सिंगल बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन या किसी भी एटम के साथ, तो ये सिंगल होंगे, ये सारे सिग्मा होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के अंदर क्या है, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये जो पहला वाला है सिग्मा है, दूसरा वाला पाई है। सही है। इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बॉन्ड, अगर बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी सेम सिमेट्री होनी चाहिए, सेम एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, बॉन्ड एक्सेस है, बॉन्ड एक्सेस क्या होता है, देखो ये आपके पास एस है, ये एस है, इसे आप बोलते हो बॉन्ड एक्सेस या फिर इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। आप बोल सकते हो कि जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है वो अलॉन्ग इंटर मॉलिकुलर एक्सेस होता है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर है। जबकि अगर आप देखो पाई बॉन्ड, तो पाई ये है ना, पाई लीनियर नहीं होता, तो पाई अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सेस नहीं होगा, बल्कि पाई क्या होगा, परपेंडिकुलर इंटरन्यूक्लियर एक्सेस होगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सेस ऐसे है, पाई बॉन्ड ऐसे बनता है पैरेलल। ठीक है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बन रहा है ना। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ देखो यहाँ पे एस एस है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है, इस तरीके से आप ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है। जबकि अगर आप ऐसे देखो तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस नहीं है, तो 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइन ज्वाइनिंग टू द न्यूक्लियस ऑफ 2 बॉन्डेड। इसमें वही बात हो रही है, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस की बात करें, जो लाइन 2 न्यूक्लियस को जोड़े उसे हम लोग बॉन्ड एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, बॉन्ड एक्सेस। अब यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर, अच्छा मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, बॉन्ड एक्सेस अलग होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस अलग होता है। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस ऐसे होता है, ठीक है, जबकि जो बॉन्ड एक्सेस होता है वो कैसे होता है, वो अलॉन्ग द बॉन्ड होता है। जैसे कि इसका
बॉन्ड एक्सेस ऐसे होगा, है ना। तो पाई बॉन्ड इज अलोंग इट्स बॉन्ड एक्सेस, पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर इट्स न्यूक्लियर एक्सिस। समझ में आ रही है? तो बॉन्ड एक्सेस क्या होता है कि वो हमेशा अलोंग होता है, बॉन्ड के जिस डायरेक्शन में बन रहा है उसी डायरेक्शन में बॉन्ड एक्सेस बनेगा। और बॉन्ड एक्सेस होता क्या है? अलाइन, ये आपसे पूछ सकते हैं, अलाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियर ऑफ टू bonded atoms is called bond axis। bond axis अलग होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अलग होता है। सही है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे टाइप्स लिखे हुए हैं, सिग्मा एंड पाई, इसे हम लोग बाद में देखेंगे। सही है, सिग्मा बॉन्ड की फिर आप लिखी हुई है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की डायग्राम्स है, ये सारी डायग्राम्स हैं। उसके बाद आपका आता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये हर चीज़ हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। I'll see you guys in the next video. Until then, take care. Bye bye. Thank you so much for watching.